पाकिस्तान ये जो कुछ भी अनाप शनाप दावे कर रहा है कि हमने इतने जहाज़ गिराए और 20 लॉक थे और 10 लॉक थे, और तो इसके जवाब में भारत को एक ऑफिशियल वर्जन जल्द रिलीज़ करना चाहिए। तो सर बता रहे थे कि भारत जो है वो नियमों से चलता है, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल्स हैं और वो अपने समय पर ही होगा और उसी समय पर होना चाहिए। खैर, अब ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण दिवस पर पीएम आवास के अंदर सिंदूर का पौधा लगाया। उन्होंने सिंदूर का पौधा अपने घर पर लगाया है। दरअसल जब वो अभी कुछ दिनों पहले गुजरात की यात्रा पर थे, कच्छ गए थे, तब उनको प्रधानमंत्री को देश के वीर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए 1971 की जंग में पराक्रम दिखाने वाली एक महिला ब्रिगेड ने ये पौधा सौंपा था। 1971 की लड़ाई में क्या हुआ था? कच्छ के एयरबेस के ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। वो रनवे काफी डैमेज हो गया था, लेकिन उस वक्त वहां के गांव आसपास के निवासियों ने, खासकर महिलाओं ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर उस एयरफील्ड को बेहद जल्द दोबारा बना दिया था और वहां से भारत के जहाज दोबारा टेक ऑफ करने लगे थे। ये कहानी याद की जाती है 1971 की जंग की जीत के बीच भी, और वहां उनको ये पौधा दिया गया था, सिंदूर का पौधा, जो उन्होंने आज लगाया है। तो ये तो एक बहुत अच्छा जेस्चर भी था, और इस ऑपरेशन में हमारे जिन वीर सैनिकों ने हिस्सा लिया, खास तौर पर उनके लिए उनके शौर्य को सलाम करते हुए ये पौधा यहाँ रोपा गया। अब इस ऑपरेशन सिंदूर और खासकर सिंदूर की अहमियत पर शशि थरूर ने विदेश में जाकर, न्यूयॉर्क में जाकर एक बड़ी बात कही। शशि थरूर ने कहा कि सिंदूर का रंग गहरा लाल होता है और खून का रंग भी गहरा लाल होता है। शशि थरूर ने कहा कि जैसे खून का बदला खून होता है, हमारे यहां कहावत है, खून का बदला खून, वैसे ही सिंदूर का बदला भी खून होता है। The color of the sindoor is that bright vermilion red, which is not far from the color of blood. And in many ways, there is a Hindi expression that the खून का बदला खून, here सिंदूर का बदला खून होगा, that is blood in response to what they've done to the sindoor. तो इस ऑपरेशन की पहली शुरुआत से, मतलब इस ऑपरेशन का नाम रखे जाने से लेकर के इसके अंत तक हर चीज कैसे भारत ने परफेक्शन के साथ अचीव की है, ये बात भी इसमें दिखती है। और शशि थरूर ने जिस अंदाज में बाहर जाकर फिर हिंदी में उन्होंने अपनी ऑडियंस को बताया कि हमारे यहाँ ये कहावत होती है और इसीलिए इसका नाम सिंदूर रखा गया था। आतंकवादियों ने हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, अब इसी सिंदूर का बदला उनके इसी लाल रंग के खून से भारत ने लिया है। लेकिन अभी बदला पूरा नहीं हुआ जनरल साहब, अभी तो काम जारी है। बिल्कुल सौरभ, जो दहशतगर्दों को दहशत में डालना, ये सिंदूर का मकसद है। वो दहशतगर्द जो समझते थे कि वो भारत में कुछ कर गुजरेंगे और उनके ऊपर कोई वार नहीं होगा, ये उनकी गलतफहमी को दूर करने का है। भारत ने करके दिखाया कि जब भारत अपने करने पे आ जाए, वो किसी को छोड़ेगा नहीं, किसी को बख्शेगा नहीं, चाहे वो नज़दीक हो, दूर हो, बिल में छुपा हो, ज़मीन के नीचे हो, कहीं भी हो, हमारे से बच नहीं सकता। इन्होंने जो अपने एयर बेसेस के अंदर अंडरग्राउंड हार्डन, जो इनके अंडरग्राउंड कमांड कंट्रोल सेंटर थे, उसके अंदर घुस के उनको वही तबाह कर दिया। उनकी लाशें भी अब तक नहीं निकाल पाई है। तो जो हमारा बदला है, ये उस आतंकवाद के खिलाफ है जो आतंकवाद तंजीमें हो, आतंकवाद को चलाने वाले आईएसआई हो। बाहर आ गए हैं सर, खबरें ऐसी आजकल आ रही हैं कि वो उधर पीओके में एलओसी पार जमा भी होने लगे हैं। यस, बहुत अच्छी बात है। ये जितने जमा होंगे उतने हम उनको मारेंगे। ये अगर ये इस गलतफहमी में हो कि अभी हम कोई घटना घटने के बाद मारेंगे, तो अब अपनी गलतफहमी हटा दें। जिस समय हमको सटीक जानकारी मिल गई कि इतने ये गुर्गे इकट्ठा बैठे हैं एक जगह पे, उसी समय स्ट्राइक किया जाएगा। और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन हमारा अभी थमा नहीं है, ऑफ सिंदूर ऑन गोइंग है, और ये तो बिना वार्निंग के मारेंगे। ये तो इन्होंने कह दिया शिमला समझौता रद्द, तो एलओसी, तो अब एलओसी की तो अहमियत रह नहीं गई, कोई अहमियत नहीं है। यही तो रो रहा था बिलावल, और यही रो रहा था इनका जितने मिनिस्टर हैं, और जो यही रो रहे थे इनके जो सिंगापुर में गए थे कि थ्रेशोल्ड जो है बिल्कुल अब इतना छोटा हो गया कि रिएक्शन टाइम ही नहीं मिलेगा। अरे वैसे सर, क्योंकि कोई इंटरवीन नहीं कर पाएगा, हम तुमको तुरंत मारेंगे। आप लोग तो एलओसी पर आप दोनों ही रहे होंगे, तो एलओसी पर क्या उसकी मर्यादा जो है वो दोनों तरफ से बरकरार रखी जाती है, या मौका मिलता है तो, मतलब मान लीजिए कोई पोस्ट आपको अगर नजर आती है सामने, मौका मिलता है तो ले लिया कब्जे में? सौरभ, मैं बताऊंगा आपको कि
मैं खुद उस एक LOC 250 किलोमीटर की जिम्मेवारी मेरी थी, पुंछ से लेके नौशहरा के एंड तक, और उसके बाद अखनूर चालू होता है। 250 किलोमीटर की LOC में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत हुई या उन्होंने करी तो हम उसका तुरंत एक्शन लेते थे एट लोकल फॉर्मेशन कमांडर या लोकल बटालियन कमांडर लेवल। उसके लिए हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर हमने अंदर ज़्यादा डीप स्ट्राइक करनी है, जो स्ट्रेटजिक टारगेट होते हैं, उसके लिए ज़रूर गवर्नमेंट की हमें पूछने की आवश्यकता होती है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अमूमन सीज फायर मेंटेन किया जाता है एज़ पर द एग्रीमेंट, जो पहले 2003 का था, बाद में हुआ, फिर बाद में उसको रिवाइव किया, फिर बीच में टूट गया, अब दोबारा वो लागू था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी फ़ौज की कोई पोस्ट या कोई उनका आदमी वहाँ हिमाकत करता है तो तुरंत एक्शन होता है। ठीक है, और हमें किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ठीक। अरे एक सर, इस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई एक खबर है, पार्शली जुड़ी हुई खबर है। ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा रहे सेना की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, जो हमारे DGO हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया राष्ट्रपति भवन में। भारतीय सेना की डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी DGMO हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। ये सम्मान उन्हें 2025 की डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी फेज 2 के दौरान दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल घई को पहले भी अतिविशिष्ट सेवा पदक और सेना मेडल जैसे सैन्य सम्मान मिल चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को दिसंबर 1989 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से कमीशन मिला था। वो कुमाऊं रेजिमेंट के सीनियर अधिकारी हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों से लेकर उत्तरी सीमाओं तक कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। एक आपको जानकारी ये, और फिर यहाँ एक पाकिस्तान और भारत का फर्क आपको फिर दिखाते हैं। आर्मीज में भी प्रोटोकॉल्स का कितना अंतर है। जनरल साहब को ये सम्मान जो है, मुझे अभी क्लियर किया, ये ऑपरेशन सिंदूर के लिए नहीं मिला है। ये इन्वेस्टिचर सेरेमनी 26 जनवरी को जो अवार्ड्स अनाउंस होते हैं, ये तो उनकी कोर कमांडर, उनकी पूर्व की सेवाओं के लिए ये उनको दिया गया है। श्रीनगर में कोर कमांडर, ये कोई आसिम मुनीर की तरह नहीं है कि एक मेडल एक्स्ट्रा टांग लिया तुरंत, ऐसे 4 दिन के बाद 6ठे दिन जो है वो मिल गया। हमारे यहाँ तो मतलब अवार्ड्स भी जो हैं, जो मेडल्स भी जो हैं वो मिलते हैं, तो उसमें पूरी उसका बैकग्राउंड जान करके फिर समय तिथि डिसाइड करके हर और चीज डिफिकल्टी से मिलती है। इसीलिए हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो बड़ी आसानी से इनको मार देते हैं, क्योंकि हमारी जो ग्रूमिंग होती है, अनलेस यू डू द वर्क एंड यू आर रियली फोकस ऑन योर प्रोफेशनलिज्म, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, न पद और न कोई प्रतिष्ठा। ये एक पदक हमारा कमाना पड़ता है भारत में, एक अवार्ड। उत्तम युद्ध सेवा मेडल इन्हें मिला जब ये कोर कमांडर थे श्रीनगर में, 15 कोर कमांडर। उसके बाद ये यहाँ पे DGMO आए हैं। तो ये ऑप सिंदूर का नहीं है, ये पुराना है, जिसका इन्वेस्टिचर सेरेमनी और कल हुआ। भारत के अंदर हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो क्या है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वो ही पदक देते हैं। अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान में मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया तो कौन उनको दे रहा था? एक साथ में प्रधानमंत्री खड़ा और साथ में वो जरदारी को खड़ा किया हुआ है। तो वहां पे मेरे को पता नहीं उनका सुप्रीम कमांडर कौन है, मुनीर ही होगा शायद। तो वो वही सुप्रीम कमांडर है, उसने खुद को प्रमोशन दे दिया। आइए अब जरा बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन वॉर की, जो अब और ज्यादा भीषण होने जा रहा है। यूक्रेन के रूस पर ड्रोन अटैक्स के बाद अब रूस ने बातचीत का रास्ता बंद कर दिया है। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन की बातचीत जो दूसरे दौर की हुई वो बेनतीजा रही थी, और उसके बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके से हमले हुए रूस के ऊपर, हमारे पुल गिराने की कोशिशें हुई, इसके अलावा उन्होंने अपने ड्रोन्स भेजकर हमारे बॉम्बर्स को हैं उनको डिस्ट्रॉय किया। अब इन हमलों के बाद बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता। На высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях. Что касается вопросов
तो आपने सुना व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि जो यूक्रेन ने किया हाल फिलहाल में वो आतंकवादी हमले थे, हमारे पुलों को गिराना। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमला था। आपको याद होगा वो जो तस्वीर, ये तो जब उनके 40-41 बॉम्बर जहाज जो हैं उनको मारा था ड्रोन से, उसकी तस्वीर है। उसके अगले ही दिन क्या किया था यूक्रेन ने, इनका जो क्रीमिया का इलाका जो 2013 में कैप्चर किया रूस ने यूक्रेन का, उसको रशिया से जोड़ने वाला जो पुल है जो आपको दिखाई दे रहा है, उसके बेस पर जाकर इन्होंने अंडर वाटर ड्रोन से एक ब्लास्ट किया था। हालांकि वो पुल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, उस पर अब फिर से ट्रैफिक चलने लगा है। तो इन सब हमलों को पुतिन कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हमले हैं, और मैं बातचीत करके इन लोगों से आतंकवाद को प्रोत्साहन क्यों दूं, मैं इनको मौका क्यों दूं, मैं इनको राहत क्यों दूं। तो बातचीत का कोई मतलब नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि पश्चिमी हथियारों के दम पर जो कुछ कर रहा है यूक्रेन वो कर रहा है। तो ऐसा लगा कि एक मौका मिल गया या बहाना मिल गया रूस को इन पीस टॉक से बाहर निकलने का, जो शायद अमेरिका के दबाव में हो रही थी, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि मैंने 2 घंटे फोन पर बात की। ट्रंप का भी रिएक्शन मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब क्या ये पीस प्रोसेस अब माने कि खत्म हो गई, इट इज डेड? सर ऐसे है, आप दूसरा महायुद्ध देखें तो पोलैंड के द्वारा हुआ यही जगह है यूक्रेन, वहीं से हिटलर फोर्सेस लेकर के गया रूस के अंदर। अब जिस प्रकार से जेलेंस्की ने जो कार्रवाई की है और जिस प्रकार से लगातार 40 उनके स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचाया, वो कर्च ब्रिज जिसके बारे में हम 19 किलोमीटर लंबा ब्रिज जिसपे वो मस्कवा अंडरग्राउंड वाटर ड्रोन के द्वारा उसको नुकसान पहुंचाया। जो पियर है, पियर फुटिंग चार्ज, जो पियर क्योंकि जो उसका ब्रिज का जो पियर होता है जिसके ऊपर ब्रिज होता है उसको भी जो प्रोटेक्शन था वही नुकसान हुआ। लेकिन वो रेल और रोड ब्रिज है, वो जो क्रीमिया को कनेक्ट करता है जापोरिजिया और खेरसॉन के साथ, वो उन्होंने। ट्रंप का भी ये मानना है कि बातचीत के बाद उन्हें भी लगा कि पुतिन जो है वो अब मानने के लिए तैयार नहीं है और पुतिन सबक सिखाएंगे। अब कैसा सबक सिखाएंगे, चाहे वो तीसरे महायुद्ध के लिए इस्तेमाल करे टैक्टिकल न्यूक्लियर या न्यूक्लियर के बिना ही कीव को बर्बाद करके रख दे। लेकिन अब लगता है जेलेंस्की को परेशानी होगी, यूक्रेन को परेशानी होगी। और अब लगता ज़रूर है ट्रंप के इशारे से भी, पुतिन के कहने पर भी, कि विश्व को अगले 2-3 महीने का जो मुझे लगता है समय है, वाकई बहुत कठिन समय। अब देखिए जेलेंस्की तो बार बार ये कह रहे थे कि रूस जो है वो इन शांति वार्ता को लेकर के गंभीर नहीं है, वो नहीं चाहता कि बातचीत की जाए। और 2 राउंड की बातचीत दोनों देशों के बीच हुई है टर्की में, और 1-1 घंटा बाद हुई है। आप युद्ध रोकने जैसी चीज को लेकर के शांति वार्ता करना चाहते हैं और 1-1 घंटे के अंदर आप उठ करके आ जाते हैं। और उसके उन बैठकों में क्या होता था, ये बताया जाता था कि रूस अपनी शर्तें रखता था कि ये हमारी शर्तें हैं, इनको मान लो, हम युद्ध रोक देंगे। वो वही शर्तें जो युद्ध के पहले दिन से पुतिन जो है वो कहते आ रहे हैं। तो पुतिन का तो कोई इरादा दिखाई नहीं देता कि वो इस जंग को रोकें। इसका मतलब उनके पीछे इतना सामान है, उनके पीछे इतना बंदोबस्त है कि उनको जंग रोकने की अभी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। बिल्कुल सौरभ, जो शर्तें पुतिन ने जंग शुरू करने से पहले रखी थी उन शर्तों में कोई अंतर नहीं है। उन शर्तों से पहले तो रूस यूक्रेन के अंदर घुसा भी नहीं था। अब रशिया जो है यूक्रेन के अंदर घुस चुका है। 20% ज़मीन यूक्रेन की उसके कब्जे में है, और जो बचा कुचा इलाका है उसको भी आस्ते आस्ते क्लियर करने की चेष्टा में है। तो जो पहले अगर एक ऑप्शन मिली थी यूक्रेन को कि बिना यूक्रेन की तबाही हुए अगर वो क्रीमिया को रूस का हिस्सा मान लेता, दोनबास लुहांस के इलाके को आज़ादी दे देता और जो नाटो को ज्वाइन नहीं करता, तो ये जंग होनी नहीं थी। पूरा देश तबाह करा लेने के बाद, 3 साल 3 महीने की जंग हो जाने के बाद, लाखों सैनिक दोनों तरफ के अगर मिला के हम गिने जो मार जाने के बाद, अब यो सीज फायर का कोई सवाल बचता ही नहीं है। और जो पुतिन है वो अपनी जो पहले की शर्तें थी उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो यूक्रेन ने क्या कमाया और क्या गवाया ये बाद में पता चलेगा। यूक्रेन के एक जोकर ने अपना पूरा मुल्क तबाह करा लिया। किसके कहने पे करा लिया? उन वेस्टर्न पावर्स के, उस अमेरिकन जोर के पीछे जो अपना हथियार असला बेचना चाहते थे और यूक्रेन के विशालों के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते थे। लेकिन देखिए रूस को कहां, रूस के पास, रूस बड़ी इकोनॉमी है, रूस के साथ चाइना भी खड़ा है, लेकिन जेलेंस्की के भी पास कमी किसी चीज की नहीं है, वो भी 3 साल से लड़ ही रहा है ना। 20 देश। तो कहने का मतलब इन दोनों ये दोनों देश जो हैं, देखिए अगर दोनों के हम इस वक्त हालात जिन हालात में दोनों देश हैं,
और मोमेंटम किसके पास है देखें तो लगता है, जैसे आप सर बता रहे थे कि ये सेटबैक्स जो भी हुए हैं ड्रोन अटैक्स वगैरह के, इनको आप छोड़ दें तो टेरिटरी कैप्चर की हुई है रशिया ने, वो उसके पास मोमेंटम है, उसकी फौजें ग्राउंड पर ज्यादा बेहतर परिस्थिति में और काफी जमीन उन ले चुके हैं। जेलेंस्की को वो जमीन छुड़वानी है तो वो भी युद्ध नहीं रोकना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो रोकना चाहता है। सौरभ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी अगर समीक्षा का समय दें आप, तो पहली बात तो ये है कि ये जो इन्होंने जेलेंस्की ने किया है, वहाँ 40 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को जो हर्ट किया है, और यहाँ कर्च ब्रिज में ये तीसरा हमला है आपने किया, इसका कोई सिवाय ऑप्टिक्स के इसका कोई असर मिलिट्री पावर पे जो रशिया के उस पर कुछ नहीं पड़ा। ऐसा कोई बड़ा सेटबैक नहीं है। ऑन गोइंग वॉर में इसका कोई हाथ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो जब कोई आदमी ऐसा करता है, इसका मतलब उसका मतलब कुछ और है। उसका मतलब यह है कि अब वो ये जो यूरोप वाली जो मीटिंग चल रही है, जो होने वाली है नाटो की मीटिंग, जिसमें यूएस नहीं अटेंड कर रहा है, 24 से 26 जून तक ये मीटिंग होगी, यूएस से कोई उसके जो डिफेंस सेक्रेटरी वो अटेंड नहीं कर रहे हैं। ऐसी मीटिंग में अगर यूएस नहीं अटेंड कर रहा है, और उसके 3 एजेंडा क्या हैं? उसका पहला एजेंडा है कि यूक्रेन को कैसे सपोर्ट करें, दूसरा एजेंडा है कि हम अपने जो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर उसको 5% ऑफ जीडीपी कैसे बनाएं, और तीसरा एजेंडा है जो ट्रांस अटलांटिक नेशंस हैं अब उनके रिलेशंस में क्या संबंध रहना चाहिए। तो ये एक तरीके से स्नब है अमेरिका को भी, क्योंकि उन्होंने पुतिन का नहीं, ये तो मैं बता रहा हूं इन्हीं लोगों की जो आपके जो यूरोपियन ब्लॉक है, उनका स्नब है अमेरिका को भी, क्योंकि उन्होंने कहा था युद्ध बंद करिए। और इधर जो जेलेंस्की ने किया है, वो ये कह रहा है कि मेरे अंदर अभी भी क्षमता है, आप मुझे पैसे दो, मैं रशिया से लड़ूंगा। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। और सारे पैसे जो आएंगे अल्टीमेटली, जो अभी जनरल साहब कह रहे थे, जनरल दत्ता कह रहे थे, बहुत अच्छा कह रहे थे, अगर इसको अपने देश का प्रेसिडेंट बनना कबूल है, जो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर वो चीज दिख रही है, देन ही शुड केयर फॉर हिज कंट्री। 20% ऑफ यूक्रेन इज ऑलरेडी अंडर द पोजीशन ऑफ रशिया, एंड उस 20% जानते क्या है? 80% उसके मिनरल्स हैं। 20% ऐसा नहीं कि ऐसा हल्का फुल्का वाला 20% है। नहीं, तो जो ट्रंप जो मिनरल डील कर रहे थे, वो डील भी क्या थी कि मैं तेरे ही खनिज निकालूंगा, हाँ, मिनरल निकालूंगा, और वो मेरी कंपनियां निकालेंगी और मैं उसका प्रॉफिट ले जाऊंगा। सौरभ, अगर अल्टीमेटली तो मुझे कहने दो, ये सारा जो मिलिट्री पॉलिटिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ना, ये सब उसका खेल है, और उस खेल को खेलने के लिए उन्होंने चुना है एक प्रेसिडेंट को, उसका नाम है जेलेंस्की। अब मैं आपको ट्रंप की बात सुनवाता हूं इन ताजा डेवलपमेंट पर। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन की वॉर को लेकर चिंता जाहिर की है। ट्रंप ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रफ्तार पकड़ते युद्ध का रास्ता सीधे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाता है। ट्रंप ने कहा है कि मैं हार मानने वाला नहीं हूं। ट्रंप ने कहा कि मैं शांति चाहता हूं, जबकि कुछ लोग पैसा और कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं। I refuse to bend the knee to their next endless war in Ukraine. I want peace. They want money and they want conflict, even if it means walking us into the brink of World War III, which frankly it is doing, and it's doing it rapidly. अब कौन पैसा और कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं? अमेरिका, ये आरोप तो अब जमाने से अमेरिका पर लगता आ रहा है कि अमेरिका दुनिया भर में युद्ध कराता है अपने हथियार बेचने के लिए। लेकिन क्या आप ट्रंप की बात को फेस वैल्यू पर ले सकते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, अब पीछे जाओ जो होता हो, ट्रंप ने पब्लिक पोस्चरिंग हमेशा से ये की है, जब से दूसरे अवतार में आए हैं, कि मैं दुनिया में शांति करा दूंगा जहां जाऊंगा। मैं रूस यूक्रेन की लड़ाई रुकवा दूंगा, मैं वो वाली लड़ाई बंद कर दूंगा, गाजा वाली और उसकी लड़ाई कर दूंगा, मैं यमन की लड़ाई बंद कर दूंगा। और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई सो कॉल्ड सीजफायर कराने का इन्होंने क्रेडिट खामखा में बोले, इन्होंने ले ही लिया। तो ये बातें तो कर रहे हैं शांति की। ये कहते हैं मैंने 2 घंटा पुतिन से बात की थी, बड़ी अच्छी बात हुई, और अगले दिन ही जो है 2 दिन बाद ही जो है रूसी वो कुछ बड़ा हमला कर देते हैं पुतिन यूक्रेन के अंदर। अब क्या वाकई में ट्रंप ये युद्ध रुकवाना चाहते हैं? सवाल यह है। मैंने वो कल एक खबर दिखाई थी, यूके के जो प्रधानमंत्री थे कीर स्टारमर, उन्होंने क्या कहा कि हमें वॉर लेवल रेडीनेस पर आना है। अब ट्रंप जो ये तीसरे विश्व युद्ध की बात कहते हैं, क्या ये धीरे 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 उस ओर बात करना चाहिए हम लोगों को? बिल्कुल सौरभ, ऐसा है। अगर आप पुतिन के जो पहले वाले इनके वक्तव्य हैं उनको सुने, पुतिन ने कहा था कि अगर ऐसी हालत हुई जिस हालत में रूस का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा, तो अगर रूस ही नहीं रहेगा तो इस दुनिया को भी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं वो कर दिखाऊंगा कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी।
तो उसके अंदर अगर आपको ये भी याद हो, अमेरिका के अंदर लोग कहते थे कि भैया हमको माइक्रोवेव नहीं होना है, आप क्यों यूक्रेन के पीछे मदद दे रहे हैं उसको रशिया के खिलाफ। अगर कोई न्यूक्लियर एक्सचेंज हो गया तो अमेरिका के अंदर बैठे हुए लोग, चाहे न्यूयॉर्क में हो, वाशिंगटन में हो, सैन फ्रांसिस्को में, सारे तबाह हो जाएंगे। तो कोई भी अमेरिका नहीं चाहता कि उनकी बर्बादी हो जाए। इसलिए अगर यूरोप के यहाँ से ये न्यूक्लियर जंग शुरू हो या किसी और कारण से शुरू हो तो पूरी दुनिया के ऊपर एक ये जो न्यूक्लियर खतरा पैदा हो जाएगा और दुनिया तबाह होने की कगार पे पहुंच जाएगी। इसलिए अमेरिका या ट्रंप घड़ी घड़ी ये बोल रहे हैं भी हम शांति चाहते हैं। वो शांति इसलिए नहीं चाहते कि उन्होंने कोई सहानुभूति है रूस के साथ, लेकिन उनको मालूम है जब तक पुतिन बैठा, अगर कोई ऐसी घटना घट गई जहां रूस को ऐसा नुकसान हुआ कि उसने न्यूक्लियर ट्रिगर दबा दिया, वो ट्रिगर जो है उसकी मिसाइलें सारी दुनिया के ऊपर टारगेटेड है ऑलरेडी। देखिए, जहां तक वर्ल्ड वॉर की बात है तो ये छोटी सी वर्ल्ड वॉर तो है ही इन एक्चुअल सेंस में। नेटो क्या है, बहुत सारे पश्चिमी देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सारे देश मिलकर ही तो लड़ रहे हैं यूक्रेन से, यूक्रेन का साथ देकर के रशिया से। रशिया के पीछे चाइना खड़ा है, नॉर्थ कोरिया खड़ा है, एक ब्लॉक वहां है और यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। लेकिन सवाल ये अब जो ट्रंप कह रहे हैं शांति, उस ओर कभी बढ़ेगा ये युद्ध या अभी ये युद्ध लंबा चलता आपको दिखता है? सर एक शॉर्ट आंसर प्लीज। दो ऑप्शन। हाँ सर। अगर युद्ध लंबा खींचता है तो विश्व का नुकसान होगा। अगर युद्ध अभी तकरीबन संभल जाता है तो हो सकता है कि विश्व संभल जाए। सवाल यह है कि क्या रुकेगा। पुतिन बदला जरूर लेगा, अब कैसा लेगा अब ये मालूम नहीं, पर बदला जरूर लेगा, इसमें कोई शक नहीं। फॉर पुतिन इट इज स्पेशल ऑपरेशंस। अगर वो स्पेशल ऑपरेशंस को युद्ध में तब्दीली करता है तो यूक्रेन, मुझे लगता है, सफाया होगा और यूक्रेन रूस के ये युद्ध खत्म होगा तो पुतिन की शर्तों पे होगा क्या? बिल्कुल। हाँ, लगता तो कुछ ऐसे ही है। पुतिन की जो शर्तें थी वो बिल्कुल उससे एक कदम पीछे नहीं जा रहा।